हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर फर्स्ट की आंसर की। और ये पेपर है एमजेपीआरयू यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का। जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम पेपर दिए हैं अपनी आंसर की चेक कर लो, और ये चेक कर लो कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप सही लगा कर आए हैं और कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप गलत लगा कर आए हैं। चलिए फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 2024-25 वाला पेपर है ये, ठीक है। पेपर कोड देख लो B007 सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। पहला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। 100 क्वेश्चन है, कुल 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एक साधारण घन का व्युत्क्रम जालक होता है। तो एक साधारण घन का व्युत्क्रम जालक होता है सरल घनीय जाली यानी कि सिंपल क्यूबिक लेटिस। ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा दो, राइट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आता है, दो तलों 101 और 112 के बीच का कोण है, ठीक है। जिन बच्चों को पेपर मिला है अपना पेपर साथ लेके बैठ जाओ, ठीक है, और टिक लगाते रहो कौन सा ऑप्शन सही है। और बाकी बच्चे देख लो जिनको पेपर नहीं मिला है। ओके, तो दो तलों 101 और 112 के बीच का कोण है, बी पे टिक लगाओ 30 डिग्री, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, हीरे की क्रिस्टल संरचना का पैकिंग अंश है, ठीक है। हीरे की क्रिस्टल संरचना का पैकिंग अंश है यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज 74%, 68%, 52% एंड 34%। तो बेटे इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या लगा कर आए हैं आप, डी पे टिक लगा दो 34%, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 4 है हमारा, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ है। जल्दी बताओ, एमोर्फोस सॉलिड कौन सा होता है भैया, गिलास। सिंपल सी बात है, देखो सीसा, ठीक है, पीतल, चांदी, ये तीनों की तीनों धातुएं हैं, बट सी जो है ना कांच, ये लगा दो, ठीक है। ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अच्छा, क्वेश्चन 5 है हमारा, जालक नियतांक ए वाले एकांक कोशिका तल ए चित्र दे रखा है इसमें, पर यहाँ पे दे नहीं रखा, पता नहीं कहाँ से उठा के क्वेश्चन दिया है यार। ये बहुत गलती करी है इस पेपर में, बहुत ज़्यादा गलती इस पेपर में की गई है। के लिए मिलर इंडेक्स निर्धारित करें, ठीक है भाई, चलो कर दे रहे हैं। 001, 011, 101 और 111। तो 5 में का राइट ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है, 001, ठीक है, ए नंबर पे टिक लगा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, तल टी, ठीक है, तल टी क्या है यार, ये टी, ये तो कह रहा हूँ मैं बहुत सी गलती की गई है। तल टी आई किसके समांतर है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये सी नंबर पे टिक लगाओ, सी नंबर राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो एल्युमिनियम, ध्यान देना है, एल्युमिनियम जो है ना, ये फोकस करें ठीक से। एल्युमिनियम फलक केंद्रित घनीय संरचना है, इसका घनत्व जो है वो हमें दे रखा है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एकांक कोशिका जालक नियतांक की गणना करें। एल्युमिनियम का परमाणु भार हमें इतना दे रखा है, ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर हमें इतनी दे रखी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है ना, इसका जो ऑप्शन आप लगाओगे राइट ऑप्शन, वो होगा हमारा, ध्यान देना, देखो हल करने पर आता है 6.63, जिसको सोल्व करोगे तो यार ये आगा, ठीक है। ओके, यानी कि जालक नियतांक 6.63 आगा, लेकिन यहाँ पे 6.63 कहीं नहीं दे रखा, तो ये 7.08 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर मान सकते हो। तो यहाँ पर ना ए पे टिक लगा दो आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस समतल का मिलर सूचकांक ज्ञान करें जो, ठीक है, ए अक्ष पर 1 इकाई और बी अक्ष पर 2 इकाई का अंतखंड बनाता है और सी अक्ष के समांतर है। राइट ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, बी पे टिक लगा दें आप, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है इसका। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, फलक केंद्रित घन क्रिस्टल 111 तलों के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है, तो जालक नियतांक ज्ञात करें, ठीक है, ये नंबर 2√3 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन कैसे देखें, जालक नियतांक ज्ञात करें। पेपर सही से सेट नहीं किया गया इस बार बिल्कुल भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रेवेस जालक की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, तो सबको पता होता है। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा उसने, यदि ए का मान 10.5 एंगस्ट्रॉम है और बी का मान 9.2 एंगस्ट्रॉम है, सी का मान 5.0 एंगस्ट्रॉम है, अल्फा का मान इतना है, बीटा का मान इतना है, गामा का मान इतना है। यानी कि कोई भी चीज़ ना तो ए बी के बराबर है, ना बी सी के बराबर है, ठीक है, और ना अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर है, तो ये ट्राइक्लिनिक होता है, ठीक है। ट्राइक्लिनिक मतलब त्रिंताक्ष, ए नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है, बेझिझक, ये होता है त्रिंताक्ष, ए नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है, यानी कि ट्राइक्लिनिक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है, जो क्रिस्टल समरूपता के अनुकूल नहीं है वह है C5 समरूपता वाला, यानी कि 5 वलन समरूपता, ठीक है, 5 फोल्ड सिमेट्री, सी पे टिक लगा दो, ठीक है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रेक के नियम
2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा के अनुसार एक्स किरणों को विवर्तित नहीं किया जा सकता। कब? जब 2d का मान एन लैम्डा से छोटा होता है। बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि 13वें का बी नंबर है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये तो भैया सबको पता होना चाहिए। व्युत्क्रम जालक के संदर्भ में ब्रेक की स्थिति है, ये वाला डी नंबर, 2 के वेक्टर इंटू जी वेक्टर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा 15वां क्वेश्चन है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन 344 वोल्ट तक त्वरित होता है और क्रिस्टल से परावर्तित होते हैं। पहला अधिकतम प्रतिबिंब तब होता है जब विसर्पी कोण 60 डिग्री होता है। अंतरातल है डी का मान। तो इसका राइट ऑप्शन पता है कौन सा? आप इसका राइट ऑप्शन जो है वह है तुम्हारे पास सी नंबर, ठीक है। यहाँ पे सी पे टिक लगाओ, 0.38 एंगस्ट्रॉम, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आता है। तरंग दैर्घ्य 0.071 नैनोमीटर की एक्सरे किरणें 0.28 नैनोमीटर के जालक नियतांक के साथ सेंधा नमक अरे सेंधा नमक यार, देख रहे हो तुम, के 110 स्थान से विवर्तित होती है। दूसरे क्रम, ठीक है, दूसरे क्रम विवर्तन का विसर्पी कोण है, ठीक है, 30, 25, 21, इनमें से कोई नहीं। तो बेटे 16वें का क्या ऑप्शन लग रहा है आपको? सी पे टिक लगाओ, 21, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 0.12 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की एक्सरे, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड क्रिस्टल से 30 डिग्री के ब्रेक कोण पर दूसरे क्रम के प्रतिबिंब से गुजरती हैं। तो परावर्तक तल की अंतरतलीय दूरी क्या है? व्हाट इज़ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव प्लेन? तो राइट ऑप्शन बी नंबर पर टिक लगा दो, ठीक है, 0.24 नैनोमीटर, ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन 18 है। भुजा ए की घन एकांक कोशिका के मूल से गुजरने वाले समानांतर तल से तल 2 की दूरी की गणना करें। तो बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, a/2√3 या a√3/6 भी इसका आंसर मतलब सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो एक क्वेश्चन ये वाला 19वां और एक क्वेश्चन बाद में आएगा, वो देखेंगे दोनों बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे 20 वाला देख लो आप, ठीक है, अभी बाद में देखेंगे, उस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। एक प्रत्याक्ष घनीय जालक में निम्नलिखित अभाज्य स्थानांतरण वेक्टर होते हैं। 20वां क्वेश्चन है ये। ए वेक्टर का मान इतना है, बी वेक्टर का मान इतना है, सी वेक्टर का मान इतना है। तो इसके व्युत्क्रम जालक के लिए अभाज्य कोशिका का आयतन ज्ञात कीजिए। भैया राइट ऑप्शन जो है ना, बी नंबर पे टिक लगा दो बेझिझक, ठीक है, देख लो बी नंबर पे टिक लगा दो। कौन सा लगा पाए आप लोग? यहाँ पे बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 21 और 19, इन क्वेश्चनों को हम बाद में देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो गोल्डन क्रिस्टल विधि में एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है, क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक है, निरंतर नहीं होती, निश्चित होती है, ठीक है, फिक्स्ड होती है, ओके। क्रिस्टल विश्लेषण की पाउडर विधि किसके द्वारा तैयार की गई थी? डिवाई और सीरर के द्वारा तैयार की गई थी, ओके। क्वेश्चन 24 है। यदि सभी सूचकांक एच के एल सम या विषम पूर्णांक हैं तो तीव्रता समानुपाती होती है। एफ संरचना गुणांक है जहाँ पर, तो 0, 4f², 16f², इनमें से कोई नहीं। तो 24 में का कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है? भाई कौन सा लगा आए हैं आप? 16f², ठीक है, राइट ऑप्शन है, ओके। अच्छा क्वेश्चन 25 है हमारा। यदि किसी ठोस क्रिस्टल के लिए स्थितिज ऊर्जा फलन UR का मान इतना है -a/r⁴ प्लस b/r⁴12 है, तो संतुलन पृथक्करण, ठीक है, पर क्रिस्टल की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संतुलन पृथक्करण पर ठोस में दो परमाणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ना यह वाला होना चाहिए था यार, -b²/4 है, बट यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये सी नंबर ही आता -a²/4b, ठीक है, -a²/4b। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 में फिर आता है। क्वेश्चन नंबर 26 में का राइट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 में आता है हमारा कि स्थितिज ऊर्जा फलन इतना है, तो वह दूरी r0 ज्ञात करें जिस पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो वो होता है हमारा राइट ऑप्शन 7b/3a और पावर 1/4, ठीक है। तो 26 में का बी नंबर लगा दो आप, ठीक है, यानी कि 7b/3a की पावर कितना है हमारा? 1/4, ओके ओके ओके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 27 है हमारा। निम्नलिखित में से किस बंधन में उच्च विद्युत चालकता होती है? उच्च विद्युत चालकता होती है यानी कि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वो मेटेलिक बॉन्ड होता है भैया, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड ऐसा होता है जिसकी चालकता सबसे ज़्यादा, मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 28 को अच्छे से करके जाना।
देखो, एक क्रिस्टल के लिए वैकल्पिक और समान दूरी वाले धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के साथ बंधन की प्रकृति है, ये हमेशा आयनिक बॉन्ड की प्रकृति होती है। ठीक है, किसी अणु के परमाणुओं को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, यानी कि किसी अणु के परमाणुओं को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, वो होती है डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि पृथक्करण ऊर्जा। डी नंबर पर टिक लगा दो। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से किस बंधन का गलनांक उच्च होता है? तो किस बंधन का गलनांक उच्च होता है? तो भाई आयनिक बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, वो हाई होते हैं। ध्यान देना इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप आयनिक बॉन्ड ले सकते हो। ठीक है, 30वें का ए नंबर है, देखते हैं अभी 30वें का कौन सा नंबर आता है भाई। हाँ, 30वें का ए नंबर है, आयनिक बॉन्ड। अच्छा, बंध की मजबूती के संबंध में कौन सा सही कथन है? आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उसके बाद में कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड। इज अ राइट ऑप्शन, ए नंबर पर टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, ये है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अच्छा, एक आयामी क्रिस्टल जालक के लिए मेंडेलिंग नियतांक का मान है, जल्दी बताओ बेटे। एक आयामी यानी कि फॉर बंडी क्रिस्टल लैटिस द वैल्यू ऑफ मॉडलिंग कॉन्स्टेंट इज कौन सी होगी तुम्हारे पास? 1.38, यानी कि 2 log E2 होती है, तो यहाँ पे डी का मान लगा दो 1.38। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 है, आयनिक क्रिस्टल में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की अभिव्यक्ति इस प्रकार दी जाती है। तो यहाँ पे ए नंबर पे टिक लगाओ, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 है, लेनार्ड जोन्स विभव की समीकरण है, बी नंबर पे टिक लगाओ, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 आ जाता है, अक्रिय गैस परमाणुओं के द्रवीकरण और क्रिस्टलीकरण के लिए जिम्मेदार वंडरवाल्स इंटरेक्शन उत्पन्न होता है। तो वो होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की अंतःक्रिया द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 36 है हमारा, ई इज लेस देन ई एफ, ठीक है, के लिए एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा स्तर ई के अधिभोग की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा भाई? ए नंबर पे टिक लगा दो। ठीक है, 1। अच्छा, ये चीज़ है, पोटेशियम का फर्मी स्तर 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फर्मी स्तर पर इलेक्ट्रॉनों के बेग की गणना कीजिए। तो फर्मी स्तर पर इलेक्ट्रॉनों के बेग की गणना कीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट है इसका? बी पे टिक लगाओ। ठीक है, 9.2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ठीक है, देख भी रहे हो या नहीं? अरे अच्छे से देखो यार, टिक लगा लो और समझ लो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, यहीं से आपको मार्क्स पता चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, 10 mm × 10 mm × 10 mm आयाम वाले ठोस, ठीक है, घन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए एन का मान इतना है और इसका मान इतना है, तो ऐसे ऐसे है, तो फिर ऐसे ऐसे कैसे कैसे होगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 में का जो राइट ऑप्शन है ना, क्वेश्चन नंबर 38 में का राइट ऑप्शन ए पे लगाओ, 1.79 × 10⁻³ जूल। ठीक है, ओके सर, लगा दिया, ऐसे लगा देते हैं, देखो है नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आता है, 10⁻28 प्रति मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले धातु के लिए 0 केल्विन पर फर्मी ऊर्जा की गणना कीजिए। तो राइट ऑप्शन है हमारा 39वें का। देख लो यार जरा, इसको हल करके चेक करके बताओ कौन सा राइट ऑप्शन है, इसको हल कर लो ज़रा एक बार। ठीक है, हल करना पड़ेगा ये यार, क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? वैसे तो मेरे ख्याल से बी नंबर में इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना हल करके इसको। अच्छा, वे पदार्थ जिनका संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा होता है क्या कहलाते हैं? भैया अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 41 है, प्रथम ब्रिलॉइन जोन की सीमा होती है, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, -π/a to +π/a। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 में देख रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान है केवल प्रभावी आवेश पर निर्भर करता है, कोई ऋणात्मक नहीं हो सकता, अनंत कभी नहीं हो सकता, धनात्मक ऋणात्मक और अनंत हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। जल्दी बताओ क्या लग रहा है? कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। 42 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर इज राइट ऑप्शन, अनंत कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर पे टिक लगा दो, अनंत कभी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन गतिशीलता की इकाई है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होती है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होती है। तो 43 में का राइट ऑप्शन ए नंबर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, सोडियम का होल गुणांक RH किस पर निर्भर करता है? सोडियम का होल गुणांक RH जो है भाई किस पे डिपेंड करता है? देख लेते हैं, प्रभावी आवेश वाहक और वाहक घनत्व, बी नंबर है आवेश घनत्व और विश्राम का समय, केवल आवेश वाहक और घनत्व, डी नंबर है प्रभावी आवेश वाहक तथा द्रव्यमान। क्या लग रहा है आपको यार, यानी कि होल गुणांक किस पर निर्भर करता है? जल्दी बताओ, सोच कर ज़रा एक बार और सोच लो कौन से पे टिक लगा पाए हो। अच्छा, सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, केवल आवेश वाहक के घनत्व पे डिपेंड करता है।
अच्छा, फोटोन जो है ना हमारा, फोटोन आंकड़ों का पालन करे, किसका पढ़ता है? बोर आइंस्टीन थ्योरी का पालन करता है, फर्मी डिरोक का पालन करता है। तो आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बोस आइंस्टीन, ठीक है, थ्योरी का ये क्या करता है? पालन करता है, ठीक है। अच्छा, आइंस्टीन के ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार परमाणु दोलन कंपन एक वर्णीय होते हैं। बी नंबर, ठोस पदार्थ असतत दोलक से बने होते हैं। सी नंबर, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन सी पे लगाओ, दोनों ही सही हैं, ए और बी। अच्छा, क्वेश्चन 47 है हमारा, ठोसों में जालक कंपन के लिए एक हार्मोनिक सन्निकटन पर विचार करके निम्नलिखित में से किसे समझाया नहीं जा सकता? डिवाय का T3 नियम, डुलोग पेटिट का नियम, और जालक में ऑप्टिकल शाखाएं, एंड डी नंबर, थर्मल विस्तार। राइट ऑप्शन है हमारा डी नंबर, थर्मल विस्तार, ठीक है, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन को नहीं समझाया जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन 48 है हमारा, एक परमाणु रेखीय जालक के रूप में कार्य करता है। एक परमाणु रेखीय जालक के रूप में कार्य करता है। ए नंबर पे टिक लगाओ, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्या है ए नंबर भाई? हमारा लो पास फिल्टर, ठीक है, लो पास फिल्टर। ओके ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑप्टिकल कंपन उत्पन्न होते हैं। ए नंबर, ठीक है, 1D एक परमाणु और द्विपरमाणु रेखीय जालक का कंपन। बी नंबर है 1D एक परमाणु रेखीय जालक का कंपन, एंड सी नंबर है 1D द्विपरमाणु रेखीय जालक का कंपन। डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो 49 में का सी नंबर इज द राइट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आता है 1D द्विपरमाणु रेखीय जालक का कंपन, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, फोनोन की ऊर्जा को आप काय में नोट करते हो? जल्दी बताओ। फोनोन की ऊर्जा एच कट ओमेगा, हाँ एच कट ओमेगा में। डी नंबर पे टिक लगा दो, एच कट ओमेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है, परमाणु स्थिरता का कारण बल का नाम है। परमाणु स्थिरता का कारण बल का नाम है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसका मतलब है द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए नंबर पे टिक लगा दो, समस्थानिक होते हैं हमारे वो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 53 है हमारा, 2He4 R0 का मान इतना है कि त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये होगी सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, 2.06 फर्मी, ठीक है। ओके। अच्छा, 54वां है, एक यूरेनियम नाभिक। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर रखा है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना मुझे, ये वाला क्वेश्चन, ये गलत क्वेश्चन कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। एक यूरेनियम नाभिक 92 यूरेनियम 235 एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है और परिणामी नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो अंतिम नाभिक की परमाणु और द्रव्यमान संख्या क्या है? तो यहाँ पर ना यार देखो, अगर 92 यूरेनियम 235 से, ध्यान देना, अगर आपने 92 यूरेनियम 235 से एक अल्फा कण बाहर निकाला तो द्रव्यमान कितना कम हो जाएगा भाई? 92, यानी कि ये हो जाएगा 90 थोरियम और 231 बैठ जाएगा। फिर बोला कि अब इसका जो रिजल्ट आया ना 90 थोरियम 231 से हमने क्या करा, एक बीटा कण बाहर निकाल दिया। तो यार जब बीटा कण बाहर निकालोगे तो एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 91 प्रोटेक्टिनियम 231, ठीक है। तो अंतिम नाभिक की परमाणु और द्रव्यमान संख्या क्या है? अंतिम नाभिक की परमाणु और द्रव्यमान संख्या क्या? तो 91 तो सही है, बी नंबर पे भी 91 है एंड डी नंबर पे भी 91 है, ठीक है, 91 वाला सही है। लेकिन यहाँ पे तुम ये देख रहे हो ना, जो अंतिम नाभिक का जो परमाणु भार है यानी कि द्रव्यमान संख्या 231, ये गलत कर रखा है, ठीक है, ये गलत कर रखा है, ये ध्यान देना। यहाँ पर ये चीज़ बड़ी गलत कर रखी है इन लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन में 91 और 231 होना चाहिए था ऑप्शन में, नहीं, लेकिन इन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया। इसका मतलब है इन्होंने जो है ना एक गलती कहाँ करी वो बताता हूँ आपको। वो गलती हुई है यहाँ पर 92 यूरेनियम 235 की जगह इनको 238 करना था। 92 यूरेनियम 238, यहाँ पर गलती हो गई। अब यहाँ से अगर एक अल्फा कण बाहर निकालोगे तो 90 थोरियम 234 बच जाएगा हमारा, ठीक है। अब 90 थोरियम 234 से एक बीटा कण बाहर निकालोगे तो यह आ जाएगा 91 प्रोटेक्टिनियम 234, मतलब परमाणु क्रमांक 91 और द्रव्यमान संख्या 34। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल कैसा हो जाता, राइट हो जाता। तो ये इसी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, 92 यूरेनियम 235 की जगह ये लोग 92 यूरेनियम 238 का यूज़ करके, ठीक है। तो डी नंबर पे टिक लगा दो, डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, और इसके अलावा कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। यहाँ पे डी नंबर लगा दो 91,234, ठीक है। ओके, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 58 है, किसी परमाणु में नाभिक का आयतन किसके समानुपाती होता है? तो नाभिक का जो आयतन होता है वो हमेशा द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 है,
द्रव्यमान संख्या के, हाँ। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रति निक्लोन बंधन ऊर्जा नाभिक के अधिकतम होगी। देखो आयरन की, ठीक है, यानी कि 26 Fe 56 की जो बंधन ऊर्जा होती है ना प्रति निक्लोन, वो सबसे ज़्यादा होती है। मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 57 लेता हूँ। नाभिकीय बल होते हैं, नाभिकीय बल होते हैं तो छोटी दूरी का आकर्षण बल होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ 57 में का बी नंबर पे टिक लगा दो आप, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, 57 में का बी नंबर पे टिक लगाओ, छोटी दूरी का आकर्षण बल होता है। अच्छा मैं आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 58 है, एक रेडियोधर्मी तत्व का 6 स्थिरांक इतना है तो इसका माध्य जीवन आयु कितना होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है, सी नंबर पे टिक लगाओ, 6.67 मल्टीपल 10⁸8। क्वेश्चन 59 है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 5 वर्ष से 3 वर्ष में क्षय हुए रेडियोधर्मी तत्व के प्रतिशत की गणना करो। कितनी होगी, 12.94। तो इसका राइट ऑप्शन ना बी नंबर आएगा, ठीक है, यानी कि 24.21, ठीक है, परसेंट में आ जाएगा या फिर आप धर्मी का प्रतिशत, हाँ 24.21% आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, ऑक्टियोलॉजिकल सर्वे में कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ यूज़ होता है। 1s2 2s3 6h14 N92 H235। देखो गलती कर दी, हाँ MJPRU महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, गलती नहीं कर सकती पेपर में। ये दिमाग लगाओ कितनी बड़ी गलती करी है यूनिवर्सिटी ने इस बार के पेपर में, बहुत ज़्यादा गलती हुई है यहाँ पर। 1H2 इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते आप, ये ध्यान देना। 6 यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर पे टिक लगाओ आप, ठीक है। OMR सेट में सी नंबर पे टिक लगाया होगा आपने तो राइट ऑप्शन है, वरना सब गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन होता है ना वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यूज़ होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ के रूप में यूज़ होता है। तो यहाँ पे ना 6C14 होगा। इधर भी देखो इंग्लिश वाले में भी गलत है, हिंदी वाले में, दोनों में गलत कर रखा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना 6 हाइड्रोजन 14 की जगह 6 कार्बन 14 आगा, और यहाँ 92 यूरेनियम 235 आगा, और यहाँ पे 2He3 जो भी है इसमें 2He3 कर रखा, पता नहीं कौन सा ऑप्शन दिए हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन सी नंबर पे टिक लगा दो, बस बात खत्म करो। 61 में आ गया हमारा, एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्धायु और मध्य आयु क्रमशः T½ एंड TM है, तब राइट ऑप्शन डी नंबर पे टिक लगा दो, अभी तक सबको पता है ये तो। ओके क्वेश्चन नंबर 62 है, एक परमाणु यानी कि एक AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट हमेशा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन 63 है, कोशिका मॉडल के अनुसार 8 ऑक्सीजन 15 नाभिक की जमीनी अवस्था है। वाह बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखी है भाई साहब, इतनी शुद्ध हिंदी तो यार मैंने भी कभी नहीं पढ़ी, सही बता रहा हूँ, जमीनी, ठीक है, यानी कि मूल अवस्था लिख देता है यार, ग्राउंड स्टेट। ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा गया हो यहाँ पे, अच्छा लग नहीं रहा, चलो बताओ। तो कोशिका मॉडल के यानी कि कोष मॉडल के अनुसार 8 ऑक्सीजन 15 नाभिक की जमीनी अवस्था। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके, दो कितने शानदार ऑप्शन दिए। A बराबर भी 3/2 है, और B बराबर भी 1/2 है, और C बराबर भी 3/2 है, और D बराबर भी 1/2 है। अब ये बताओ यार मैं कौन से पे टिक लगाऊँ इनमें सब में से। ऑप्शन सब तो सेम है, A और C के समान है और B और D के समान। अब कर दी गलती, कितनी बड़ी गलती करी है, इधर भी देखो, इधर भी गलती की गई है। अब इसमें करना क्या था इन लोगों को, 3/2 यहाँ पे ना, यहाँ पे जो इन्होंने जो मिस्टेक करी है वो मिस्टेक ये हुई है, 3/2 पे माइनस बनाना चाहिए था और 1/2 पे माइनस बनाना चाहिए था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1/2 की पावर माइनस के 1, ये इसका राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो है ना 1/2 की पावर माइनस के 1 कहीं दे नहीं रखा है, ठीक है, कहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। अब यार बताओ मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं, या तो बी होगा या डी होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब माइनस लगाया नहीं है तो इस क्वेश्चन का जो है ना, इस क्वेश्चन का आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं है तो उसका नंबर आपको आराम से दे देगा वो, ठीक है। ये नंबर तो पक्का मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया, जितने भी क्वेश्चन गलत छपे हैं उनके नंबर आपको मिलेंगे, ये ध्यान देना तुम्हें, कोई नंबर नहीं कटेगा उनको। अगर ना भी करके आओगे आप तो वो नंबर आपके नंबर में ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके रिजल्ट में वो नंबर ऐड हो जाएगा, ये ध्यान देना। तो इसका राइट ऑप्शन चलो जो भी है, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं है तो यहाँ पे मैं चलो बी पे भी टिक लगा दे रहा हूँ, क्या पता बी पे माइनस का 1 लगा हुआ हो। चलो छोड़ो चीज़ को, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, कोशिका मॉडल द्वारा अनुमानित फॉर बेरिलियम 9, ठीक है, नाभिक की स्पिन और समता क्रमशः है, ठीक है। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन है 3/2 और नंबर 3/2, 64 में का ए नंबर पे टिक लगा दो। 65 में आ गया, किसी परमाणु की द्रव्यमान क्षति है, तो डी नंबर पे टिक लगा दो, यहाँ पे डी नंबर का राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 66 है, नाभिक का आकार की कोटि का होता है, किस कोटि का होता है, 10⁻⁻14, क्योंकि नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, तो 10⁻14 मीटर कोटि का होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है,
ठीक है, आता नहीं है 19-20 का अंतर, 19-20 का हो सकता है, 19 लाख का अंतर नहीं हो सकता, थोड़ा सी अंतर होता। तो 10 की घात माइनस के 14 मीटर का लगभग इसकी रेडियस होती है, 10 की घात माइनस 15 मीटर होती है, लेकिन यहाँ पे 10 की घात माइनस 14 मीटर दे रखी है। 67वां क्वेश्चन है, परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन कितना गुना छोटा होता है? 10 की घात 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमाणु की त्रिज्या 10 की घात माइनस के परमाणु की त्रिज्या 10 की घात माइनस के 10 मीटर होती है, ठीक है। तो 10 की घात 15 मीटर जो होती है वो नाभिक की त्रिज्या होती है, तो 10 की घात 5 गुना जो है वो छोटा हो जाता है नाभिक। अच्छा, 68वां आ गया, नाभिकीय विखंडन को समझाया गया किसके द्वारा? लिक्विड ड्रॉप मॉडल द्वारा, यानी कि द्रव बूंद मॉडल के द्वारा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69 है, सेमी इंपेरिकल द्रव्यमान सूत्र में कुलाम्बीय ऊर्जा अनुपातिक है। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, जेड, ठीक है, Z-1, ओके। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों में रेडियोधर्मी विकिरण किस क्रम में उत्सर्जित होता है? यहाँ पे आप बी पे टिक लगा दें, बीटा, अल्फा, गामा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि 36 ग्राम यूरेनियम द्रव्यमान को पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, ये आपको आना चाहिए। 202.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12th क्लास का क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, 72 का राइट ऑप्शन देखते हैं, प्रतिक्रिया अनुप्रस्थ काट की इकाई है वर्ण। अरे यार, ये टिक जो है आपने घर लगा, मतलब घर आकर लगाए हैं या पेपर में यही ऑप्शन लगा हैं? अगर यार पेपर में यही ऑप्शन आप लगा कर आए हैं तो आपके 75 में से 70 क्वेश्चन पक्के हैं, और अगर घर लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ यार, सभी ऑप्शन पे सही टिक लगे हुए हैं। प्रतिक्रिया अनुप्रस्थ काट की गई है वर्ण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सूर्य किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है? संलयन द्वारा करता, ठीक है, नाभिकीय संलयन द्वारा करता, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 74 है, नाभिकीय रिएक्टर भट्टी के संचालन कैडमियम रॉडों का उपयोग किया जाता है? देखो, न्यूट्रॉन नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट या भारी जल, गति को कम कर देता है वो, लेकिन न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए हम कैडमियम छड़ों का यूज़ करते हैं, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे डी नंबर पे है इसका, कुछ न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए। जब विखंडन की दर बढ़ जाती है तो कैडमियम छड़ों को अंदर ढकेल दिया जाता है, कैडमियम छड़ें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती हैं और विखंडन की दर को कम कर देती है। जब रिएक्टर बहुत फास्ट गति से काम करने लगता है तो नियंत्रक छड़ों का एक साइड ऊपर लगा होता है। आपातकालीन स्थिति में जब रिएक्टर बहुत तीव्र गति से काम करने लगता है तो सुरक्षा छड़ें अंदर प्रवेश करती हैं, सारे न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं और विखंडन की क्रिया को पूर्णतः रोक देती हैं। समझ गए? तो यहाँ पे डी नंबर इज द राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, कौन सी भौतिकीय राशि नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहती है? तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में कोणीय संवेग जो है ना वो संरक्षित रहता है, ठीक है। क्वेश्चन 78 है, नाभिकीय भट्टी में तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों को किसमें गुजार कर धीमा किया जाता है? तो मैंने बता दिया भारी जल, ठीक है, भारी जल या ग्रेफाइट का आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जब बोरोन 5b10 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, परिणामी नाभिक का द्रव्यमान है। तो परिणामी नाभिक का द्रव्यमान इन्होंने लगाया 6 पे। क्या ये ऑप्शन 6 सही है? ये गलत ऑप्शन है। आप देखो कैसे, क्यों? देखो यहाँ करने जो जिन्होंने ये पेपर भेजा है उनसे एक छोटी सी गलती हुई इस क्वेश्चन में। इसका राइट ऑप्शन 7 है, क्योंकि जब देखो ये जो तुम देख रहे हो ना 5 बोरोन 10, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब इस पर आप न्यूट्रॉन गिराओगे तो यार यहाँ पर जो है ना वो हो जाएगा 5 बोरोन 10 और एक कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। न्यूट्रॉन अवशोषित हो गया, एक नया आइसोटोप बना, ठीक है, 5 बोरोन 11, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से अल्फा कण आप बाहर करोगे, जैसे अल्फा कण बाहर करोगे 4 द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगी, तो और 2 परमाणु क्रमांक कम हो जाएंगे। तो परमाणु क्रमांक से तो लेना देना है नहीं हमें, द्रव्यमान संख्या से पूछा उसने। तो 11 में से जब बढ़ाओगे 4 तो कितना बच जाएगा हमारा 7। तो बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। पता था, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं ये लोग। क्वेश्चन 78 है हमारा, नाभिकीय क्रिया प्रदर्शित करती है 4 1H1 2He4, ठीक है, चेंज टू 2, एक है हमारा इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा कण बोल सकते हो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहला पॉइंट बता दूं, देखो इन्होंने टिक लगाया बीटा 6 पे, तो बीटा 6 यहाँ कभी नहीं होगा। बीटा 6 क्यों नहीं होता? जब भी बीटा 6 होता है तो बीटा 6 के दौरान एंटी न्यूट्रिनो उत्पन्न होता है। अगर वो कोई भी रिएक्शन देना, ध्यान देना, जब आप बीटा 6 उत्पन्न करोगे तो उसके साथ में एंटी न्यूट्रिनो कण उत्पन्न होता है। यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो का कोई भी या न्यूट्रिनो का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब है यहाँ बीटा 6 तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये संलयन होता है। ए नंबर पर टिक लगाओ, यानी कि 4 हाइड्रोजन नाभिक जो है संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को तो बोलते हैं संलयन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 79 है, तारों में ऊर्जा का उत्पादन किस महत्वपूर्ण कारण है?
तो जो ऊपर पूछा है ना उसने एक क्वेश्चन जो है सूर्य वाला ही पूछा है, यही क्वेश्चन घुमा दिया। कहाँ सूर्य वाला क्वेश्चन कहीं पूछा है इसने, पता नहीं है। देखो सूर्य किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है, नाभिकीय संलयन द्वारा, है ना। तो सिंपल सी बात है, वही क्वेश्चन ये है कि तारों में ऊर्जा का उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य ग्रह है या तारा है, जल्दी बताओ। सूर्य एक तारा होता है जिसका खुद का प्रकाश है, खुद की ऊर्जा। तारा वही तो होता है कि एक ऐसा पिंड जिसका खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊर्जा होती है, उसी को क्या बोलते हो आप, तारा कहते हो। तो हमारा जो हमारा सौरमंडल है, गैलेक्सी है, उसमें एक तारा है, बाकी हमारे 8 ग्रह, है ना। यही तो एक कहानी है। अरे यार थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हल्के नाभिकों का संलयन, तो यहाँ पे भी क्या है, ये डी नंबर पे टिक लगा दो, हल्के नाभिकों का संलयन। जीएम काउंटर में समन गैस है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, राइट ऑप्शन, यानी कि एथिल अल्कोहल। अच्छा जीएम जो तुम देख रहे हो ना, ये जीएम गणित का मृत समय है, तो 2 3 10 की घात -4 कोटि का होता है। यहाँ पे लगा दो 3 × 10 की घात -4 सेकेंड। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर मेरे पास 82 आता है, उस त्वरक का नाम बताइए जो इलेक्ट्रॉन को कभी त्वरित नहीं कर सकता। तो ऐसा एक ही कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन को कभी त्वरित नहीं कर सकता, उसका नाम है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता है। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर मेरे पास 83 है, जीएम काउंटर में केंद्रीय इलेक्ट्रोड तार को किस विभव पर रखा जाता है, धनात्मक विभव पर रखा जाता है, ए नंबर पर टिक लगा दो। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 84 है मेरे पास, प्राथमिक कणों को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग करते हैं आप, ए नंबर आवेश का, बी नंबर इंट्रिंसिक स्पिन का, सी नंबर द्रव्यमान का, एंड डी नंबर उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पे सभी का आप यूज़ करते हो वर्गीकरण करने के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। क्वेश्चन 85 है, फोटोन का इंट्रिंसिक स्पिन कितना होता है, भाई 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस श्रेणी के कण का ब्राह्म द्रव्यमान 0 है। तो किस श्रेणी के कण का ब्राह्म द्रव्यमान 0 है, तो 86 में का कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, ए नंबर बोसोन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 87, किस प्रकार के कण प्रबल नाभिकीय बल का अनुभव करते हैं, दिख रहा है आपको, किस प्रकार के कण प्रबल नाभिकीय बल का अनुभव करते हैं। तो क्वेश्चन 87 का राइट ऑप्शन है फर्मियोन, बी नंबर पर टिक लगाओ, ठीक है। अच्छा निम्न में से कौन सा कण लेप्टोन है, भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो लेप्टोन होता है, ठीक है। ओके। अच्छा क्वेश्चन है 89, इलेक्ट्रॉन के लिए लेप्टोन संख्या है, भाई 1 होती है, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, 1 पे टिक लगा दो, 1, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा म्यू मेसोन कण किस श्रेणी में आता है, तो म्यू मेसोन जो कण होता है ना वह हेड्रोन श्रेणी में आता है, ठीक है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 91 क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के लिए बैरियन संख्या है, भाई न्यूट्रॉन के लिए बैरियन नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ। 91 का सी नंबर 1 होता है, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन 92 है, इलेक्ट्रॉन का एंटीकण है, इलेक्ट्रॉन का एंटीकण क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है हमेशा, ये भी राइट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 93 है, एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन का जीवन काल कितना होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, तुलना करना असंभव है। तो यार एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन का जीवन काल कितना होता है, होता है और होना काफ़ी नहीं होता, बी नंबर लगा दो, कम होता है, ठीक है, शॉर्टर होता है। अच्छा म्यू मेसोन का ब्राह्म द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में होता है 207 गुना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 95 है हमारा, लेप्टोन संख्या और वेरियोन संख्या सभी परस्पर क्रिया में संरक्षित रहती है, सत्य, झूठ, अर्ध सत्य, अरे वाह इनमें से कोई नहीं, तो सत्य, ट्रू, ए नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है, ए नंबर पे टिक लगाओ भाई, ये नंबर, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन 95 का। अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा था 97, अरे यार 96 तो रहेगा, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का समूह किसमें है, बेरियन में, बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा हुआ, आप 96 का बी नंबर पे टिक लगाओ, ठीक है। ओके सर ओके। अच्छा एक क्वेश्चन और 97 लेते हैं हम, प्रोटॉन के यानी कि वाज डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसने की है, यानी कि डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, भाई रदरफोर्ड ने करी थी, वाह क्या बात है, रदरफोर्ड, ये तो बहुत जमाने से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, रदरफोर्ड। अच्छा क्वेश्चन 98 है, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया की अनुमति नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है, इसका जो है ना कोई ऑप्शन, ये कोई भी रेशन सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप डी पे टिक लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रोटॉन प्लस π0 प्लस पाई प्लस बेरियन संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी आएगी इसकी बेरियन संख्या, 99 का जो बेरियन नंबर आता है वो बी नंबर आता है प्लस के 1, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन 100 है, जब एक कण तथा एक एंटी कण एक दूसरे के पास पास आते हैं तो एक दूसरे का विनाश करके ऊर्जा उत्पादन करते हैं, इस घटना को कहते हैं युग्म विनाश, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर जो है ना कि जब एक कण तथा एक एंटी कण एक दूसरे के पास पास आते हैं तो एक दूसरे का विनाश करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये घटना कहलाती है युग्म विनाश। ठीक है, राइट ऑप्शन है। चलिए 100 क्वेश्चन देख ले, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल में, उनको आप खुद से सोल्व करके देखना। ठीक है, वरना तो 25 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये पेपर 1 के आंसर की है भाई, इसको चेक कर लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।